जय हिंद एंड वेलकम टू आवर प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल आओ साइंस पढ़ें। और आज के इस टॉपिक में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन इन द न्यू वीडियो of the class 8 and the chapter is reproduction in animals and that is the chapter 14। बच्चों मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग इस चैप्टर्स को लेकर प्रॉब्लम्स फील कर रहे थे और वो बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज़ चैप्टर 14 का एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दीजिए। सो दिस इज़ योर स्टॉप फॉर द चैप्टर 14 दैट इज़ अ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स फॉर द क्लास 8 स्टूडेंट्स। और इस वीडियोज़ को देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियोज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी एक दो दिन पहले ही मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का भी एक वीडियोस डाला हुआ था जो कि एक एक्सप्लेनेशन का वन शॉट वीडियो था जिसका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप वहाँ से उन सारी चीज़ों को देखकर कर सकें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और उससे पहले आप अपना पेन और कॉपी ज़रूर निकाल लीजिए बिकॉज विदाउट मेकिंग द नोट्स दिस वीडियो इज़ नन ऑफ योर यूज़। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। दैट इज़ अ चैप्टर 14। That is the chapter 14 and that chapter 14 is it is the reproduction in animals. It is the reproduction in animals। तो बच्चों हमारे पास एक सवाल आता है कि सर व्हाट वी मीन अबाउट द रिप्रोडक्शन। ये जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, ये जो रिप्रोडक्शन है वो एक्चुअली में है क्या। तो जब हम रिप्रोडक्शंस की बात करते हैं तो यह एक लाइफ प्रोसेस है, यह एक लाइफ प्रोसेस है। और इस लाइफ प्रोसेस में होता क्या है इस बारे में हम लोगों को ध्यान देना है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक मेरे ख्याल से ठीक ही है। तो हम लोग बात करते हैं इट इज द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। It is the ability of the living organisms to produce the new individuals। अब देखना थोड़ा ध्यान से, है ना। न्यू इंडिविजुअल्स, इसी को आप बोल सकते हैं ऑफस्प्रिंग्स, OFF ऑफस्प्रिंग्स। इसी को आप बोल सकते हैं प्रोजेनी। इसी को आप बोल सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन। ओके, नेक्स्ट जनरेशन। सो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस द न्यू इंडिविजुअल्स, या उसको ऑफस्प्रिंग्स बोलो, प्रोजेनी, नेक्स्ट जनरेशंस, सिमिलर टू देमसेल्व्स। क्लियर है यहां तक। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे अपने बच्चों को प्रोड्यूस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं काऊ, तो काऊ अपने जैसे ही काफ को प्रोड्यूस कर सकता है। अगर मैं बोलता हूं ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स अपने जैसे ही किसी बच्चे को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर मैं बोलता हूं हैन, तो हैन अपने जैसे ही, सिमिलर टू देमसेल्व्स, अपने जैसे ही वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो हो रहा है, ये एबिलिटी जो है, इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। इसके बारे में थोड़ा बहुत आप अपने क्लास 6 और 7 में भी पढ़ चुके हैं। सो रिप्रोडक्शन इट इज द प्रोसेस ऑफ और इट इज द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस द यंग वंस। अब देखो यंग वंस कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, न्यू इंडिविजुअल्स बोल रहे हैं, ऑफस्प्रिंग्स बोल रहे हैं, कहीं कहीं पर ना इसके बदले एक वर्ड भी लिखा जाएगा यंग वंस। इन सब का मतलब एक ही है बच्चों। इंडिविजुअल्स बोलो, न्यू इंडिविजुअल्स बोलो, ऑफस्प्रिंग्स बोलो, प्रोजेनी बोलो, नेक्स्ट जनरेशन बोलो या यंग वंस बोलो, सबका मतलब ही है नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर है। तो ये जो एबिलिटी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अपने जैसे बच्चों को प्रोड्यूस करने की, इन्हीं को हम कहते हैं, नेक्स्ट जनरेशंस को प्रोड्यूस करने की, इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्लियर। अब ये जो रिप्रोडक्शन है ये आपका दो तरह का होता है। इट मीन्स दैट हम लोग बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सो इफ आई एम टॉकिंग यू अबाउट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज asexual reproduction, and the second one is
Second one is sexual reproduction. The second one is sexual reproduction. Easy? The first one is asexual reproduction and the second one is sexual reproduction. यानी अगर क्वेश्चंस कभी आपके पास आ जाए कि how the reproductions can be, what are the different types of the reproduction, तो आपके पास आंसर रहेगा asexual reproduction as well as the sexual reproduction. तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. रिप्रोडक्शन वो एबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. अब जाहिर बात है एबिलिटी किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही होगी. तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे कैपेबल होते हैं अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, या नेक्स्ट जनरेशन्स को, या अपने प्रोजेनी को, या अपने ऑफस्प्रिंग को. सबका मतलब एक ही है. क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ. ध्यान से समझिएगा. अब एक एक करके बात करेंगे. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. ठीक. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, आपको मालूम है हम लोगों ने असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में पढ़ा. तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? पहला लाइन क्या होना चाहिए? इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अच्छा, रिप्रोडक्शन है तो कोई ना कोई न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा. लिखेंगे वही चीज. इन विच द new individuals are produced, in which the new individual मतलब comment your answer. new individuals मतलब next generation, progeny है ना, जो उनके बच्चे होते हैं. तो ये new individuals, it is a type of a reproduction which the new individuals are produced by a single parent. Underline करेंगे. by a single parent without the fusion of gametes. अब यहीं पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर इसका मीनिंग क्या है, और इस बारे में हम लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है. तो मैंने क्या लिखा है? इट इज़ अ टाइप ऑफ, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हम लोगों ने सबसे पहले रिप्रोडक्शन पढ़ा, फिर टाइप्स पढ़ा. तो टाइप्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दैट इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूं तो मेरा सबसे पहला स्टेटमेंट होगा दैट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट. एक ही पेरेंट चाहिए. बच्चों अगर आपको कोई बोलता है कि आपके पेरेंट्स को बुला कर लाइए, तो आप क्या करते हैं? आइदर योर मदर और योर फादर, मतलब या तो आप अपनी मम्मी को बुलाएंगे या अपने पापा को बुलाएंगे. तो पेरेंट्स में वहाँ दोनों आ जाते हैं, मम्मी भी और पापा भी. लेकिन वैसा कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर इस दुनिया में एग्जिस्ट करे जिसका सिर्फ कोई एक ही हो भाई, मतलब वो उसी से प्रोड्यूस हुआ है. क्लियर? तो उसको हम, यानी यहाँ सिंगल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है. तो जहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल सिंगल पेरेंट्स से प्रोड्यूस्ड हुए होंगे, उस प्रोसेस को, वो जो प्रोसेस हुआ होगा उसको हम कहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जनरली ये आपके बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं. इसीलिए ऐसा एक्सपेक्ट मत करिएगा कि हम लोग अपने लोकेलिटी में या जानवरों में या किसी चीज़ों में हम देख सकें. एक सीरियल आता था हमारे पास महादेव का, है ना, देवों के देव महादेव. उसमें अगर आपको याद होगा रक्त बीज नाम का एक राक्षस हुआ करता था. रक्त बीज, उसकी एक खास बात थी. पता है क्या खास बात थी? उस रक्त बीज को जब भी कोई मारता था, उसका ब्लड जो है अगर वो धरती में टच कर गया तो फिर से नया रक्त बीज जन्म ले लेता था. तो इसका मतलब अगर उस जो जन्म लेने वाले रक्त बीज से पूछा जाए कि बताओ भाई तुम्हारे पेरेंट्स कौन है, तो वो क्या बोलता? सर उसके खून से मेरा जन्म हुआ है, तो वही मेरे. यानी क्या एक ही पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट थी उस जगह पर. यानी वो किस तरह से रिप्रोडक्शन कर रहा था? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. समझ में आ रहा है? क्लियर है? मैं थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. असेक्सुअल मतलब जहाँ पर सिंगल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट. क्लियर? वो भी दोनों अलग अलग, यानी एक मेल और एक फीमेल होना चाहिए. इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है. इसमें सिर्फ है कि कोई भी एक पेरेंट्स होगा और उसी के बॉडी पार्ट से आपका
या किसी भी जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है उसका प्रोडक्शन हो सकता है। क्लियर है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बहुत तरीके से होते हैं, जिसमें से आप लोगों के बुक में सिर्फ 3 तरीका दिया हुआ है, और वो 3 तरीका है, सबसे पहला है आपका बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, और इसके एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो आपके एग्जाम्पल में लिखा रहेगा अमीबा, दीज आर द ऑर्गेनिज्म, एंड बैक्टीरिया, अमीबा एंड बैक्टीरिया। मतलब अगर कोई आपसे पूछता है कि अमीबा और बैक्टीरिया, अमीबा एंड बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो आप ये तो बोलेंगे कि असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वेरी गुड, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी किस तरह का रिप्रोडक्शन? बाइनरी फिजन। सर ये बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी मतलब 2, फिजन मतलब टूटना, यानी कोई एक पेरेंट 2 भाग में टूट गया, सिंपल। यानी अगर कोई एक ही पेरेंट्स हो और वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए तो फिर से वो नया इंडिविजुअल के रूप में प्रोड्यूस हो सकता है। अमीबा को ही देखिए, कुछ इस तरह से हम लोग अमीबा बनाते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस रहता है। अमीबा इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब जिसका एक ही सेल होता है, तो ये एक ही सेल में, जैसे हमारे बॉडी में वी आर मल्टी सेलुलर, हम लोग हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं उन सबको काम करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर एक ही काम, हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम अगर सर्कुलेशन, मेरे बॉडी में सर्कुलेशन अगर हो रहा है तो सर्कुलेशन के लिए अलग सिस्टम। लेकिन इसमें ऐसा कोई कहानी नहीं है, इसमें ये कहानी है कि भैया एक ही सेल से आपको रिप्रोडक्शन भी करना है, एक ही सेल से रेस्पिरेशन भी करना है, सारा कहानी उसी से करना है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? ओके, तो अमीबा, ये अमीबा आया, अमीबा क्या करेगा? अपने आप बीच से कटिंग कर लेगा, आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, कुछ समय के बाद ये भी नया बन जाएगा, ये भी नया बन जाएगा, और 1 से 2 बन जाएंगे। बच्चों जब ये 1 से 2 बन जाएंगे, इनसे कोई पूछे कि बताओ तुम्हारा पेरेंट कौन है, तो क्या बोलेगा? सर मेरा एक ही पेरेंट है। क्लियर? इसका कौन पेरेंट है? इसका। तो आपसे कोई पूछेगा आपका कितना पेरेंट है, तो आप क्या बोलेंगे? मम्मी भी और पापा भी। इसका मम्मी भी यही, पापा भी यही, बात खत्म। क्लियर है? यानी इसका बाइनरी फिशंस अमीबा में 1 सेल से 2, अब ये 2 में टूटे ना, तो इसको बच्चों हम कहते हैं डॉटर सेल्स। क्या कहते हैं इसको? डॉटर सेल्स। और स्टार्टिंग में जहां से, जिस सेल से वो आया है, इसको बच्चों हम कहते हैं पेरेंट सेल। क्या कहते हैं इसको? पेरेंट सेल। कितनों को समझ में आ रहा है पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल? इज इट ईजी? क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं? कमेंट योर आंसर, कमेंट करिए ज़रूर, कमेंट करिए सिर्फ आंसर्स को लेकर, क्या आप आंसर समझ पा रहे हैं कि नहीं, या जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ उस क्वेश्चंस का आंसर आप दे पा रहे हैं या नहीं। तो एक पेरेंट सेल से 2 में टूटना, इसी को तो बाइनरी फिशन कहते हैं। हो गया? अगर मुझे, अच्छा चलो मैंने आपको डेफिनेशन नहीं दिया, बाइनरी फिशन का डेफिनेशन मैंने आपको नहीं बताया, बट इफ यू हैव टू क्रिएट द डेफिनेशन ऑफ द बाइनरी फिशन, हाउ कैन यू डिफाइन? कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? तो ये तो मालूम चल गया ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एक तरह का टाइप्स है, तो हम क्या बोलेंगे? बाइनरी फिशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जैसे ही आपको असेक्सुअल पता चल गया, आपको पता चल गया भैया वहाँ पर सिंगल पेरेंट की ही ज़रूरत होती है। ओके, और बाइनरी मतलब 2, मतलब वो जो सिंगल पेरेंट है इट डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। हो गया आंसर? यानी बाइनरी फिशन इज द टाइप ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। बस 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कोई एक पेरेंट सेल 2 भाग में टूट जाता है और दोनों फिर अपना अपना एक अलग अलग नया इंडिविजुअल बनेगा, तो फिर इसको, इस प्रोसेस को हम कहेंगे बाइनरी फिशन। ईजी लग रहा है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन, जो कि हम देखते हैं इसमें। अब आते हैं बाइनरी फिशन में। बाइनरी फिशन के बाद अभी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ पार्ट्स बचा रह गया, और वो है आपका सेकेंड वन, दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल फिशन। नेक्स्ट क्या है हमारा? मल्टीपल फिशन। बच्चों बाइनरी मतलब 2, मल्टीपल मतलब मेनी, मल्टीपल मतलब मेनी, तो मेनी फिजन मतलब टूटना, मतलब कोई एक पेरेंट सेल बहुत बार डिवाइड होकर टूटेगा। ठीक है? और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग मानते हैं दैट इज कॉल्ड, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। कोई पूछेगा सर व्हाट इज प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम होता क्या है सर? एक एग्जांपल है इसका, पर इसका ये होता क्या है? एक तरह का मलेरियल पैरासाइट है बच्चों, मलेरियल पैरासाइट। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे ध्यान देना, यू हैव टू फोकस ऑन द एग्जाम्पल्स, आपको एग्जाम्पल्स पे फोकस करने हैं। यानी क्वेश्चन क्या आ सकता है? अच्छा बताओ अमीबा किस तरह का रिप्रोडक्शन शो करेगा? बाइनरी फिशन। अब वहाँ असेक्सुअल खाली मत लिख देना क्योंकि ऑप्शंस अलग अलग रहेंगे। अच्छा कौन सा ऐसा पैरासाइट है दैट अंडरगोज द मल्टीपल फिशन? नेम द पैरासाइट्स दैट अंडरगोज द मल्टीपल फिशन। द आंसर इज द प्लाज्मोडियम एंड दैट इज अ मलेरियल पैरासाइट। क्लियर है? समझ में आ रहा है?
आंसर लिख के ही हो जाए। अच्छा डिफाइन कर दो जरा सा, कमेंट योर आंसर, डिफाइन करने की कोशिश करो। मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताया, बट यू हैव टू क्रिएट योर डेफिनेशंस, यही तो पढ़ाई है, इसलिए तो आप यहाँ हैं, ये जानने के लिए कि हाउ कैन आई डिफाइन इट। जिन जिन बच्चों को इस चैप्टर्स में दिक्कत लग रही है दे कैन इजीली डिफाइन इट। कैसे डिफाइन करेंगे बताओ, डिफाइन कैसे करेंगे? मल्टीपल फिशन इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल्स विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब गैमेट्स के बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं। मल्टीपल फिशन क्या है? मल्टीपल फिशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर है? मतलब रिप्रोडक्शन का दो पार्ट, सेक्सुअल असेक्सुअल, असेक्सुअल का फिर ये सारा पार्ट, बाइनरी, मल्टीपल फिशन और एक पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है? प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम कैसे करता है? मतलब ये अगर कोई प्लाज्मोडियम का एक सेल है तो ये टूटने के बाद ना बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर देगा। इसीलिए मलेरिया जो होता है बहुत जल्दी हमारे बॉडी में फैलता है, उसको टाइम नहीं लगता क्योंकि तुरंत डिवाइड करता है। बायोलॉजी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड का मतलब एक ही होता है ना, उसमें मैथ्स नहीं लगाना है। अगर मैं बोलता हूँ सेल डिवाइड, मैंने बोलता हूँ सेल डिवाइड, इसका मतलब ये पेरेंट सेल डिवाइड हुआ तो दो भाग में टूटा। अगर मैं बोलता हूँ सेल मल्टीप्लाई, मतलब एक सेल था दो भाग में मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर? डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों का मतलब एक ही है, मतलब इंक्रीज करना। ठीक है, तो मल्टीपल फिशन में क्या होता है? इन विच, कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन विच द ऑर्गेनिजम्स इट अंडरगोज द रिपीटेड डिविजन्स, मेनी डिविजन्स। जैसे बाइनरी फिशन में क्या था? अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, यहाँ पर अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीपल फिशन। क्लियर है? कितनों को समझ में आ रहा है? प्लीज गिव योर नेम्स। ओके, अब आते हैं थर्ड वन। बच्चों जो थर्ड हम लोगों को करना था, एंड दैट इज अ बडिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बडिंग। अब बडिंग में क्या होता है? ध्यान से देखिए, थर्ड वन इज द बडिंग, BUDDING, बडिंग। और बडिंग का जो एग्जाम्पल हम लोगों ने सेट किया हुआ है, आपके बुक्स में जो दिया हुआ है, दैट इज अ हाइड्रा एंड ईस्ट। हाइड्रा एंड ईस्ट आप लोग देखते भी हैं, ईस्ट आप लोग देख भी सकते हैं, बेकरी इंडस्ट्री में ये यूज होता है। हाइड्रा में अब देखो होता क्या है एग्जैक्टली। बडिंग में ना बड्स का काम होता है, BUDS, बड्स। जैसे मान लो हाइड्रा का अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ कुछ इस तरह, जो आपके बुक्स में दिया हुआ है, कुछ इस तरह का डायग्राम रहेगा। और आप देख सकते हैं इस जगह पे थोड़ा सा है ना, एक मैं इरेजर का यूज करता हूँ। ठीक, देखिए इस जगह पर कुछ उभरा हुआ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक, तो बच्चों ये जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है ना, इस जगह पे ध्यान देंगे। इस जगह पे जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं बड्स। व्हाट इज बड? प्रोट्यूबरेंस लाइक स्ट्रक्चर, PROTUBERANCE, प्रोट्यूबरेंस लाइक स्ट्रक्चर। कोई बोलेगा बड्स क्या होता है? प्रोट्यूबरेंस लाइक स्ट्रक्चर। प्रोट्यूबरेंस मतलब उभरा हुआ स्ट्रक्चर। तो मेन पार्ट तो ये है आपका, और मेन बॉडी पार्ट ये है, इसमें एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर। अब क्या होता है ध्यान से समझिए, जैसे ही आपका ये ग्रो करता है, ये बड्स ना इसके साथ अटैच्ड रहता है स्टार्टिंग से ही। एक निश्चित टाइम पर ये इसके बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ये गिर जाएगा नीचे गिर गया, और नीचे गिरने के बाद फिर से ये नया इंडिविजुअल तैयार हो गया। फिर इसका बड्स जो होगा फिर वो टूट के नीचे गिरेगा, इस तरह करके। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? बडिंग किसके द्वारा होता है? बड्स के द्वारा होता है। तो अब देखो इसमें जो न्यू इंडिविजुअल बन रहा है, मतलब द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल इज डन because of or by the help of the buds. And what is buds? The protuberance like structure which is present on the parent cell, it is known as a buds. तो बडिंग का एग्जाम्पल क्या होगा? कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं? हाइड्रा एंड ईस्ट। these are the two examples which undergoes the budding process in order to divide into a daughter cells. क्लियर है? यही तीन चीज आप लोगों को ध्यान में देखना होगा। पेज नंबर 255 आप देख सकते हैं अपने किताब में, पेज नंबर 255 में जो डायग्राम है
पेज नंबर 255 में जो डायग्राम दिया हुआ है उस डायग्राम को थोड़ा देख लीजिएगा, बिकॉज इन द एग्जाम मे बी इट कैन कम। तो इसको ध्यान में देखते हुए आप देख लीजिए, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग बांटते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए अब हम लोग बच्चों बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले वो घिसा पीटा जैसा हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को एक ही टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें खत्म करनी है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को लिखकर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या सिर्फ एक ही पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती थी और वहाँ गैमेट्स का कॉम्बिनेशन नहीं होता था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स होंगे? एटलीस्ट 2। आप और हम जनरली सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के ही रिजल्ट में प्रोड्यूस हुए। जब मैं बोलता हूँ पेरेंट्स, तो क्या आप अपने माता पिता, मदर एंड फादर दोनों को इंडिकेट करते हैं, है ना? मदर्स एंड फादर्स। इसका मतलब आपके जन्म में या आपको प्रोड्यूस करने में आपकी मम्मी और पापा दोनों का हेल्प हुआ होगा। इन द सिमिलर मैनर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में होता क्या है कि एटलीस्ट द न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड। जो नए इंडिविजुअल मतलब नेक्स्ट जनरेशन, द न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। मतलब गैमेट्स दोनों के मिलते हैं, मेल के और फीमेल के, या फादर के या मदर के। तो हम लिख सकते हैं क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एक तरह का टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है? लिखिए, इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। It is a type of reproduction. It is a type of reproduction in which the new individuals are formed. In which the new individuals are formed. New individuals are formed as a result of. New individuals are formed as a result of फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, फ्यूजन मतलब मिलना, कंबाइन करना। कौन कंबाइन कर रहा है भाई? गैमेट्स कंबाइन कर रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। और अच्छा, ये गैमेट्स क्या होता है सर? बार बार ये नाम सुनते हैं, व्हाट इज गैमेट्स, है ना? पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो ये फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कंट्रीब्यूटिंग या कमिंग टुवर्ड्स, कंट्रीब्यूटिंग from the two parents, typically of different, या different हटाइए, typically of each sex ऑफ ईच सेक्स। तो बच्चों ये जो आप देखते होंगे जब आप कोई फॉर्म भरते हैं, है ना, उसमें देखा जाता है ना, व्हाट इज़ योर नेम, फादर्स नेम, नेशनलिटी, सेक्स। यहाँ पर सेक्स कहने का मतलब है मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल। और अभी अभी एक और सेक्स को ऐड किया गया है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसजेंडर। मतलब जिनमें मेल और फीमेल दोनों की क्वालिटी रहती है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसजेंडर। तो ये समझ में आ गया होगा कि वो जो दो पेरेंट्स होंगे वो आपके अलग अलग या मेल होंगे या फीमेल होंगे, जैसे आपके पेरेंट्स में मदर्स एंड फादर्स। क्लियर? ओके, अब देखें यहाँ, इसका मतलब अब ये गैमेट्स जो है, इस गैमेट्स को हम क्या कहते हैं? गैमेट्स का सिंपल सा मतलब है रिप्रोडक्टिव सेल्स। आपको मालूम है ना कि हमारा बॉडी सेल का बना हुआ है। एंड व्हाट इज सेल? डिफाइन सेल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। The cell is the basic structural and functional unit of life. Clear? यानी हमारे बॉडी में कुछ भी है ना, वो सब सेल है। ब्लड भी सेल है, तभी तो बोलते हैं RBCs, रेड ब्लड सेल्स, WBC, वाइट ब्लड सेल्स। तो गैमेट्स भी रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, इसका काम है रिप्रोडक्शन का। क्लियर? ब्लड का काम है सर्कुलेशन का, तो वो रेड ब्लड सेल्स एंड WBCs एंड प्लेटलेट्स, व्हाटएवर इट इज, इस बॉडी में, हमारे बॉडी में जो कुछ भी है वो सब सेल है, वो सब सेल है। क्लियर? तो यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में
कम से कम 2 पेरेंट्स चाहिए और दोनों के अलग अलग सेक्स होने चाहिए, मतलब एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल, ऐसा होना चाहिए। और दोनों की तरफ से कंट्रीब्यूशन क्या आता है? गैमेट्स का कंट्रीब्यूशन आता है। और गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स क्या होते हैं? इट इज अ रिप्रोडक्टिव सेल। जल्दी से उसको नोट करिए, फिर हम लोग गैमेट्स के बारे में थोड़ा और स्टडी करते हैं। ठीक, हो गया, फाइन। अब देखिए, अब बात करेंगे हम गैमेट्स की। तो अगर कोई पूछता है बच्चों कि व्हाट डू यू मीन बाय गैमेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय गैमेट्स, तो आप सिंपली बोलेंगे दीज आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये कैसे सेल हैं हमारे? रिप्रोडक्टिव स्पेशलाइज्ड सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स। बस हो गया, दीज आर द रिप्रोडक्टिव स्पेशलाइज्ड सेल्स। इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। और ये गैमेट्स का यूज कहाँ होता होगा? आपको क्या लग रहा है? गैमेट से न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना है, तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो नहीं होता है। वहां पर तो देखते हैं ना, उसका बॉडी पार्ट से टूट के गिर जाता, बड़ी प्रोसेस के द्वारा, मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा, मतलब वहां पर गैमेट्स का कोई फ्यूजन नहीं होता था। फ्यूजन वाली कहानी कहां पर है गैमेट्स की? इट्स ओनली इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन देखा जाता है। तो ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड सेल्स है। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, अगर मैं बोलता हूं मेल गैमेट, मेल की तरफ से जो गैमेट्स आते हैं उसका नाम है स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स मतलब फीमेल की तरफ से जो रिप्रोडक्टिव सेल्स आते हैं उसका नाम है ओवम। ओवम बोलो, ओवा बोलो या एग बोलो, तीनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज नहीं करना है। कोई सिंगुलर सेंस में, कोई प्लूरल सेंस में, आप मतलब एक ही रखिए। कहीं कहीं आपको ओवम मिलेगा, कहीं कहीं ओवा मिलेगा, कहीं कहीं, ये सब गैमेट्स का नाम है। गैमेट्स क्या होते हैं? कमेंट योर आंसर। रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। सर इससे होगा क्या? इससे कुछ नहीं, इससे आपके न्यू इंडिविजुअल्स बनेंगे। अगर ये दोनों कंबाइन करेंगे तो न्यू इंडिविजुअल्स बनेंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? सो व्हाट इज द मेल गैमेट्स? स्पर्म्स, फीमेल गैमेट्स ओवम, ओवा और एग। ओवम, ओवा और एग। अब जनरली अब आपको मालूम है कि इन दोनों का फ्यूजन होना चाहिए, है ना, कंबाइन करना चाहिए, ये दोनों कंबाइन करना चाहिए। तो जनरली बच्चों मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्पर्म्स एंड ओवम्स होते हैं ये दोनों कंबाइन करते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, किसी भी मेल बॉडी के अंदर कंबाइन नहीं करते, फीमेल बॉडी के अंदर ये कंबाइन करते हैं, और वहां पर जो न्यू इंडिविजुअल्स होता है उसका डेवलपमेंट होता है। लेकिन यहां पर भी कुछ आयरनिकल चीजें हैं जिसके बारे में हम रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स पे थोड़ी बात करते हैं। इसका मतलब मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट। तो अब यहीं पर सारा ट्रिक समझ लीजिए। इसका मतलब ये जो स्पर्म्स एंड ओवम्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन दोनों जब मिलते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या स्पर्म्स एंड ओवम्स का मिलना है? बिल्कुल है सर। ये कहाँ मिलेंगे भाई? फीमेल बॉडी के अंदर मिलेंगे, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। मैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आपको मालूम है। अच्छा कोई पूछे स्पर्म्स कहाँ से रिलीज होता है? अच्छा स्पर्म मेल से आएगा या फीमेल से आएगा? मेल से आएगा या फीमेल से आएगा? फादर की तरफ से आ रहा है या मदर की तरफ से आ रहा है? फादर की तरफ से आ रहा है। अच्छा कौन से बॉडी पार्ट से वो आएगा? इट इज कॉल्ड द टेस्टिस, उसको टेस्टिस कहेंगे। क्लियर है? अच्छा फीमेल गैमेट्स किस पार्ट से आएगा? ये पार्ट का नाम है गैमेट, गैमेट का नाम ये है, ये गैमेट का नाम, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम, रिप्रोडक्टिव पार्ट। एग्जाम में ध्यान देना, वेदर द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट या रिप्रोडक्टिव सेल। सेल पूछेगा तो स्पर्म लिखेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछेगा तो टेस्टिस लिखेंगे। किसके लिए? स्पर्म्स के लिए। अच्छा ओवम, ओवा एग कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ओवरी से प्रोड्यूस होता है। कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ओवरी। तो ओवरी किसका पार्ट हो गया? फीमेल का। हो गया आंसर। क्लियर? इजी है। अच्छा सर कॉम्बिनेशन ऑफ द स्पर्म्स एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये दोनों कंबाइन किए तो क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। नहीं कंबाइन किए तो अनफर्टिलाइजेशन, कुछ भी नहीं, फर्टिलाइज्ड ही नहीं हुआ। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन को अगर मुझे डिफाइन करना है, इफ आई हैव टू डिफाइन द फर्टिलाइजेशन, हाउ कैन आई डिफाइन? द प्रोसेस ऑफ, ये एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, combination of sperm and ovum, the process of combination of sperm and ovum। दोनों कंबाइन करेगा। सर कंबाइन करेगा तो बनेगा क्या? वेरी गुड, मिटाएं इसको। आई होप ये आप लोगों ने लिख लिया होगा और आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी।
मैं इसको मिटाता हूँ। तो गैमेट्स क्या है बच्चों? रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब टेस्टिस मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट? कमेंट योर आंसर। टेस्टिस जो है मेल पार्ट है या फीमेल? अरे कमेंट तो कर लो, आंसर का आंसर तो कर लो कि हाँ भाई ये आंसर है। ठीक, ताकि आपका तैयारी ठीक ठाक हो जाए। देखिए अब यहाँ पर एक बात समझिए, है ना, मेल मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं डेफिनेशन कंप्लीट करूँगा। और मैंने यहाँ लिख दिया फीमेल, मेल एंड फीमेल। अच्छा, मेल जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे, गैमेट्स हैं, गैमेट्स को रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। मेल गैमेट्स का नाम कमेंट करिए, वीडियो पॉज करिए, कमेंट करिए आंसर। इसको हम कहते हैं स्पर्म। वेरी गुड, अगर आपको याद हो रहा है तो ठीक है, नोट्स बनाते चलिएगा। अच्छा, फीमेल का जो गैमेट्स आएगा बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ओवम। वेरी गुड सर। सर स्पर्म प्लस ओवम कर दिए, स्पर्म प्लस ओवम कर दिए, तो ये प्रोसेस का नाम क्या है? ध्यान से समझिएगा, प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन। क्लियर? प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन। सर ये फर्टिलाइजेशन होने पे बनेगा क्या? इज इक्वल टू क्या बनेगा? बनेगा जाइगोट। जाइगोट जो कि एक सिंगल सेल बॉडी होता है, जो कि एक सिंगल सेल बॉडी होता है। अब देखो एक ही इक्वेशन में, एक ही रिएक्शन में दो बातें एक्सपर्ट ये हो गए, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, दो ही नहीं, दो से ज़्यादा ही हो गए। चेक करें कौन कौन सी बातों को हमें समझ में आ गया। देखें, देखते हैं, चलिए। What do you mean by male gametes? What is male gamete? Sperms. What is female gamete? Ovum. What is gamete? Reproductive cell. आंसर भी बोलते जा रहा हूँ, सुनते जाइए, माइंड में सेट करते जाइए। ओके, name the process in which the sperms and ovums combine with each other. Fertilization. अच्छा, what is fertilization? So fertilization is the process in which sperms and ovums combine each other to form zygote. Very good. Sir, define zygote. Define zygote. Zygote is a single cell body which is formed by the combination of sperm and ovum. हो गया आंसर, कोई ज़रूरत नहीं है अलग से कुछ पढ़ने के लिए। zygote क्या है? सिर्फ याद रखिए zygote क्या है भैया, सिंगल, पहला लाइन यही लिखना है, इट इज अ सिंगल सेल बॉडी। कहाँ से बनता है? स्पर्म्स एंड ओवम के कॉम्बिनेशन से, स्पर्म्स एंड ओवम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। सर स्पर्म एंड ओवम कहाँ कंबाइन करते हैं? फीमेल बॉडी के अंदर करते हैं। Isn't it easy? समझ में आ रहा है ये सारी चीज़ें? वेरी नाइस। तो अब यहाँ पर जाइगोट बन गया। अच्छा, जाइगोट ना थोड़ा और डेवलप होता है, फीमेल बॉडी के अंदर में और डेवलप होता है। तो बच्चों ये बनता है एम्ब्रायो। क्या बनता है? एम्ब्रायो। थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। एम्ब्रायो थोड़ा और डेवलप करता है तो बच्चों बनता है फॉइटस। ठीक है, और फॉइटस थोड़ा और डेवलप करके जब इसका जन्म हो जाता है तो इसको हम कहते हैं इन्फेंट। एलिफेंट नहीं, इन्फेंट, INFANT, INFANT, इन्फेंट, INFANT, इन्फेंट। तो भैया स्पर्म्स प्लस ओवम गिव्स जाइगोट, आगे बढ़ा तो एम्ब्रायो, और आगे बढ़ा तो फाइटस, और लास्ट में हो गया इन्फेंट। इन्फेंट मतलब यंग बेबी, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है ना। अब मेरे पास एम्ब्रायो, अब एग्जाम में जाइगोट पूछ दे तो आज अब तो लिख सकते हैं ना, डिफाइन जाइगोट। तो जाइगोट इज अ सिंगल। जाइगोट कैसा सेल, कितना सेल होता है? सिंगल सेल होता है, याद रखना, मल्टी सेलुलर नहीं, भले ही हम ही प्रोड्यूस हो रहे हो। क्लियर? ह्यूमन बींग्स में ये प्रोडक्शन हो रहा है, अगर ये चीज़ें होती रहती। ये जो मैंने कहानी बताया ये सारे ऑर्गेनिजम्स पे लागू होता है, सारे ऑर्गेनिजम्स पे। जैसे मान लो मैंने बोला फ्रॉग, तो भैया मेल फ्रॉग आएगा और एक फीमेल फ्रॉग। फीमेल फ्रॉग, मेल फ्रॉग की तरफ से क्या आएगा? स्पर्म। फीमेल फ्रॉग की तरफ से क्या आएगा? ओवम। दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? जाइगोट। जाइगोट और डेवलप करेगा तो क्या बन जाएगा? एम्ब्रायो। एम्ब्रायो और डेवलप कर जाएगा तो क्या बनेगा? फाइटस। फाइटस और डेवलप कर गया तो क्या बनेगा? बर्थ हो गया तो क्या बनेगा? दैट इज कॉल्ड द इन्फेंट। आई होप यू आर नाउ कनेक्टिंग विथ ऑल दीज टर्म्स व्हाट इज रिटन ओवर हियर। क्लियर है? क्लियर है? ओके। अब मान लो मुझे नहीं आता एम्ब्रायो का डेफिनेशन। मैंने एम्ब्रायो का डेफिनेशन कितना बार भी पढ़ा, पर वो क्लस्टर ऑफ सेल, डिपॉजिटेड, ये वो सर नहीं पता चल रहा है, दिमाग में घुस नहीं रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ो, दूसरा चीज लिखो ना। अच्छा, क्या फॉइटस के पहले एम्ब्रायो होता है? क्या फॉइटस बनने से पहले एम्ब्रायो होता है? तो हम लिख सकते हैं एम्ब्रायो इज द अर्लियर स्टेज ऑफ फॉइटस। कहानी खत्म। अर्लियर स्टेज ऑफ फॉइटस। फॉइटस का अर्लियर स्टेज एम्ब्रायो है। अच्छा, पहले जाइगोट या पहले एम्ब्रायो? पहले जाइगोट, क्योंकि स्पर्म्स और ओवम्स कंबाइन करेंगे तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट सिंगल सेल होता है या डबल सेल? वेरी इंपॉर्टेंट।
बहुत बच्चों को मन में ये रहता है सर मदर की तरफ से ओवम आया, फादर की तरफ से स्पर्म आया, दोनों कंबाइन किया तो दोनों तो मल्टी सेलुलर है, तो जाइगोट भी मल्टी सेलुलर होना चाहिए। नो, इट्स अ सिंगल सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल सेल। एम्ब्रायो धीरे धीरे डेवलप करेगा, है ना। अब फाइटस क्या होता है सर, माँ के गर्भ में जब बच्चा का डेवलपमेंट होता है तो वो उसके आँख, नाक, कान बनने शुरू होते हैं। तो जब उसका बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई होने लगता है, बच्चों आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा या आपने कभी ऐसा ये किया होगा कि माँ के गर्भ में जब बच्चा पलता है तो उसके नाक, आँख, कान बनना शुरू हो जाए। यानी आप भी जब माँ के गर्भ में होंगे तो आपका नाक, आँख, कान बनना स्टार्ट हो रहा होगा। तो वो जब स्टार्टिंग फेज हुआ ना, जब नाक, आँख आइडेंटिफाई होने लगे, उसी को हम कहते हैं फर्टिस। यानी आप भी कभी फर्टिस थे और जब आपका जन्म हुआ तो आपको बोलेंगे इन्फेंट आ गया। एलिफेंट नहीं, इन्फेंट, INFANT। इन्फेंट मतलब छोटा बच्चा, छोटा बच्चा जिसका बर्थ हुआ, जिसका अभी अभी जिनका बर्थ हुआ। और फाइटस मतलब व्हेन द बॉडी पार्ट्स आर बीइंग आइडेंटिफाइड। माँ के घर में जब बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई होने लगे तो इसको हम क्या कहेंगे, फाइटस। अच्छा सर, एम्ब्रायो अर्लियर पार्ट ऑफ द फाइटस, मतलब जब बन रहा होगा, ग्रोइंग स्टेज हो रहा होगा, वो आपका एम्ब्रायो। बाकी जो डेफिनेशन है वो आप अपने बुक से भी देख सकते हैं। एम्ब्रायो का डेफिनेशन जो आपके बुक में दिया होगा, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स इस तरह करके कुछ लिखा हुआ था। क्लियर है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े हम लोग। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए मिटा दें। आई होप ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। चलिए अब क्या करना है बच्चों, अगर आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सारी बातें क्लियर हो गई, तो अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव पैटर्न का। किसकी बात करेंगे सर, रिप्रोडक्टिव पैटर्न। और इसमें भी मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है। रिप्रोडक्टिव पैटर्न, अरे भैया पैटर्न मतलब जैसे मोबाइल का आपका पैटर्न होता है लॉक खोलने का, बहुत सारे लॉक्स मार के रखते हो ना कि कोई देखे नहीं, हाँ, इसी तरह रिप्रोडक्शन का भी पैटर्न होता है। और इसमें आपको सिर्फ आपको 3 ऑर्गेनिजम्स को ध्यान में रखना है, और वो 3 ऑर्गेनिज्म का नाम मैं दे दे रहा हूं ताकि आपको रिप्रोडक्टिव पैटर्न समझने में दिक्कत ना हो। पहला मैं नाम दे रहा हूं हैन, मुर्गी, ओके। दूसरा नाम मैं दे रहा हूं फ्रॉग, ठीक। और तीसरा नाम मैं दे रहा हूं ह्यूमन बीइंग। बस अगर आपको ये 3 नाम याद हो गए तो तीनों नाम का अलग अलग पैटर्न है ना, अलग अलग पैटर्न होता है। सर पैटर्न में लिखते क्या है, पैटर्न में हम ये लिखते हैं भाई मुर्गी है ना, हैन, फीमेल, तो इसका मेल भी होगा जिसको हम कॉक कहेंगे। तो मेल की तरफ से स्पर्म, हैन की तरफ से ओवम, ये दोनों आया। ये दोनों मिलेंगे कहाँ, अच्छा मिलने के वो किस प्रोसेस, उसको क्या प्रोसेस बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। वेरी गुड, मतलब इसमें हमको बताना है कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है या बॉडी के बाहर हो रहा है। क्लियर, मतलब पैटर्न में लिखना क्या है कि फर्टिलाइजेशन अंदर हो रहा है या बाहर। अगर अंदर हो रहा है तो हम बोलेंगे इंटरनल, बाहर हो रहा है तो हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो बच्चों का जन्म होगा, मतलब डेवलपमेंट होगा, जन्म तो बाद में, पहले डेवलप करेगा ना धीरे धीरे, उसके हाथ पैर नाक मुंह बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये बॉडी के अंदर ही हो रहा है या बॉडी के बाहर हो रहा है, चेक करते हैं जरा सा। हो सकता है आपको अभी भी समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, देखते हैं। चलिए मुर्गी में आते हैं, हैन में। मुर्गी में आपने देखा होगा कि ये तो क्लियर है कि मुर्गी अंडे देती है, यानी अंडा भी एक तरह का जाइगोट बना होगा। अंडे उसके बॉडी में कहाँ से आए होंगे, यानी जो कॉक होगा उसकी तरफ से स्पर्म्स गए होंगे उसके बॉडी में, हैन का अपना ओवम मिला होगा, दोनों कंबाइन किए होंगे तो एक्स बना होगा, ठीक है, मान लेते हैं। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, हैन के बॉडी के अंदर, तो हम बोलेंगे हैन का जो रिप्रोडक्टिव पैटर्न है वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे ही हुआ तो क्या ऐसा हुआ कि जब वो हैन ने अंडे नहीं देकर बच्चों को जन्म दिया, चिक्स तो नहीं दिया उसने, चिक्स कहाँ होता है, अंडा निकल जाता है उनके बॉडी से, फिर वो अंडे को कुछ दिन के लिए रखा जाता है, फिर उस अंडे से चिक्स निकलते हैं। यानी जो डेवलपमेंट हुआ चिक्स का
वो बाहर हुआ, उसके बॉडी के बाहर हुआ। तो अगर डेवलपमेंट यानी मतलब फर्टिलाइजेशन अंदर और डेवलपमेंट कहाँ, डेवलपमेंट कहाँ, बाहर, तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पैटर्न ऑफ हेन, तो इंटरनल मतलब स्पर्म्स एंड ओवम्स अंदर मिले, लेकिन जो बच्चों का डेवलपमेंट है वो बाहर हुआ, तभी तो एक्सटर्नल डेवलपमेंट। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, इजी। अब आते हैं फ्रॉग में। फ्रॉग वेरी इंपॉर्टेंट। मेढक, मेढक समझते हैं। अब मेढक में क्या है ना कि एक मेल फ्रॉग आया, एक फीमेल फ्रॉग। अब ऐसा नहीं होगा उसमें कि मेल जो फीमेल फ्रॉग है उसके बॉडी में स्पर्म चला गया, नहीं, यहाँ पर ये कहानी नहीं होती। अब ध्यान से समझो क्या होता है। एक तालाब था, एक तालाब में आया यहाँ पर मेल फ्रॉग, क्या आया, मेल फ्रॉग। एक आई यहाँ से फीमेल फ्रॉग, ध्यान से समझिए, फीमेल फ्रॉग। दोनों तालाब के पास आए, तालाब में पानी होना चाहिए, इसके बारे में भी पढ़ना है आपको। ओके, मेल फ्रॉग की तरफ से बताओ कौन सा गैमेट्स दिया गया, कमेंट योर आंसर, कमेंट योर आंसर। आंसर क्या, स्पर्म्स आया, वेरी गुड। फीमेल गैमेट की तरफ से क्या आया, ओवम आया। बच्चों अब ना ये जो फीमेल गैमेट से ओवम और ये मेल गैमेट से स्पर्म आ रहा है, ये किसी के बॉडी के अंदर नहीं जा रहा, ये इस पानी में जा रहा है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या, अभी तक ये हैन की तरफ से जो आ रहा था, कॉक की तरफ से जो आ रहा था, वो बॉडी के अंदर जा रहा था। अभी ये बाहर ही बाहर आया, बॉडी के बाहर। अब ये नहीं कि फीमेल फ्रॉग के बॉडी के अंदर चला गया, नहीं, फीमेल ने भी रिलीज किया ओवम यहाँ पॉन्ड्स में या लेक्स में, मेल फ्रॉग भी रिलीज किया। तो क्या ये बॉडी के बाहर ही हुआ ना सारा काम, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एक्सटर्नल। इसलिए हम बोलेंगे इसको क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब भाई बाहर ही हो गया तो डेवलपमेंट भी बाहर ही होगा। यानी यहाँ से देखते हैं ना टैडपोल बन के फ्रॉग निकलते हैं। बारिश के मौसम में आप कभी देखेंगे जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहता है, उसमें लगता है कुछ मछलियाँ जैसे चल रही होती हैं, लंबा लंबा कुछ इस तरह का नहीं दिखता है, इस तरह का कुछ इस तरह का, इस तरह का कुछ रेंगता हुआ सा नज़र आता है, वो क्या है, टैडपोल है। और वही चीज़ बाद में डेवलप होता है फ्रॉग में, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, जो अभी आपको पढ़ना है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस में। क्लियर है, समझ में आ रहा है। टैडपोल से फ्रॉग तक का जर्नी कैसा होता है वो मेटामॉर्फोसिस में पढ़ना है। तो भैया मेल फ्रॉग से आया स्पर्म, फीमेल फ्रॉग से आया ओवम, ये दोनों बाहर ही मिलते हैं। अच्छा, बाहर मिलना मतलब किसके बाहर, फीमेल बॉडी के बाहर। मेल के बॉडी में तो मिलेगा नहीं ना भाई, फीमेल बॉडी में मिलेगा। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट भी कैसा रहेगा, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। क्लियर है, मतलब जो नया फ्रॉग बन के आएगा वो इसी पॉन्ड से निकलेगा, किसी के बॉडी से नहीं निकलेगा। अब आते हैं ह्यूमन बींग्स में। अच्छा, ह्यूमन बींग्स में बोलेंगे तो मतलब एक तरह का एक मेल और एक फीमेल। तो मेल से गैमेट, अब ये मेल गैमेट से आएगा तो स्पर्म्स, फीमेल गैमेट से आएगा तो ओवम। तो मेल गैमेट्स जो आएगा वो किसके बॉडी में जाएगा, फीमेल के बॉडी में। फीमेल के बॉडी में ओवम जो उसके साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, मतलब क्या फीमेल बॉडी के अंदर ही ये काम हो रहा है, एग्जैक्टली। तो इसको हम बोलेंगे ह्यूमन बींग्स का इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और डेवलपमेंट, बच्चों का डेवलपमेंट कैसा डेवलपमेंट, तो बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है, बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट टाइप ऑफ डेवलपमेंट, इंटरनल डेवलपमेंट। कितनों को ये बातें समझ में आ गई, पैटर्न, ये सब पैटर्न है ह्यूमन बींग्स का, बस ये 3 नाम ही याद रखना है आपको। अच्छा, ह्यूमन बींग्स के बदले काऊ बोल दे, बिफेलो बोल दे, गोट बोल दे, तो सबका तो वही पैटर्न है। फ्रॉग का सिर्फ याद रखना है, स्पर्म्स ओवम्स बॉडी के, फीमेल बॉडी के बाहर मीट करते हैं, इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल। ऑस्ट्रिच कोई बोल दे, चिड़िया, चिड़िया में जो अंडे देती है, तो इसका मतलब वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हैन हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। सेम उसी तरह से सारा कहानी चलते जाएगा। कितनों को समझ में आ रहा है, इजी है, लग रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके फाइन, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके, अच्छा, ये ह्यूमन बींग्स में एक बात और मुझे बतानी है, नोट कर लिया? देखिए, ह्यूमन बींग्स में मुझे एक बात और बताए, क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स इन द ह्यूमन बींग्स। अब जैसे कि पूछते हैं रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स इन द ह्यूमन बींग्स, तो तुरंत हमारे अच्छा स्पर्म्स एंड ओवम कंबाइन कहाँ करते हैं भैया, फीमेल बॉडी के अंदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बच्चे डेवलप कहाँ करते हैं, अंदर ही, बॉडी के अंदर ही, इंटरनल डेवलपमेंट हो गया। अच्छा, ये जो स्पर्म्स एंड ओवम्स कंबाइन करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, जिसके बारे में आप पढ़ भी चुके हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये मेन चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान देने का। वो कौन से पार्ट में करते हैं, यानी जो स्पर्म्स एंड ओवम है, स्पर्म्स प्लस ओवम किस जगह, साइट क्या है, साइट
साइट, साइट का मतलब होता है बच्चों जगह, स्पेलिंग देखना SIT, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ये किस जगह पर है, इसको हम कहते हैं ओविडक्ट, याद रखना ओविडक्ट। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का एक पार्ट है। स्पर्म्स एंड ओवम्स किस साइट्स, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओविडक्ट, ओविडक्ट, क्लियर। अच्छा ओवरी से क्या प्रोड्यूस होता है, ओवरी से क्या प्रोड्यूस होता है, ओवरी क्या करता है, ओवरी का काम बता दो। ओवरी का काम है इट प्रोड्यूसेस एग, प्रोड्यूसेस एग्स, एग्स का ही एक और नाम मैंने बोला था ओवा, और एक बोला था मैंने ओवम, क्लियर है। उसके बाद एक और नाम आता है ओवरी, यूटेरस, यूटेरस, नोट करिए इसको जरा सा। आपके बुक का सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर, सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 266, वो क्वेश्चन हमेशा आता है, राइट द फंक्शन यूटेरस, यूटेरस। यूटेरस का काम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, इसी जगह पे होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, एम्ब्रायो जो डेवलप होता है वो यूटेरस में होता है, क्लियर। यूटेरस मतलब वूम, वूम ऑफ द फीमेल, गर्भ, क्लियर है। तो ये 3 फंक्शन जरूर याद रखिएगा ताकि आप एग्जाम्स में लिख सके, वो क्वेश्चन जरूर आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 इजी है। यानी ह्यूमन बींग्स में ये स्पर्म्स एंड ओवम्स किस साइड, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द ऑफ द स्पर्म्स एंड ओवम्स, इट इज द ओविडक्ट। ओवरी का काम क्या है, इट प्रोड्यूसेस द एग या रिलीजेस द एग्स, ओवम्स बोलो, और यूटेरस का काम क्या है, इट्स हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो, क्लियर। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए ताकि हम लोग और भी आगे बढ़ सकें। तो बच्चों मुझे लगता है कि आप लोगों को बेसिक्स आइडिया समझ में आ गया होगा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई है ना, हैन, नेक्स्ट वन इज़ द फ्रॉग एंड द लास्ट वन इज़ द ह्यूमन बींग्स। ये जो मैंने कहानी बताया फर्टिलाइजेशन का, स्पर्म्स प्लस ओवम्स इट गिव्स द जायगोट, फिर वो एम्ब्रायो में डेवलप होगा, फिर उसके बाद फॉइटस और इन्फेंट, ये लगभग तीनों में ही होता है, लेकिन पैटर्न सबके अलग अलग हैं। सिर्फ फ्रॉग ही ऐसा है जिस जगह पर जो आपको पढ़ना है उसमें स्पर्म्स एंड ओवम्स फीमेल बॉडी के बाहर मीट करते हैं। यानी ऐसा देखा गया है कि द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग द यंग वंस इट इज जनरली डन बाय द फीमेल्स। जो फीमेल्स होते हैं या जो मदर होती हैं वो ही बच्चों को जन्म देते हैं, मेल नहीं, क्लियर। तो यहाँ पर हम कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं वैसे एनिमल्स के बारे में जो या तो डायरेक्टली एग्स को प्रोड्यूस करते हैं या डायरेक्टली दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। वो जानवर या वो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, उनको हम कहते हैं ओवीपैरस एनिमल, ओवीपैरस एनिमल्स। यानी कोई पूछेगा अगर आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय ओवीपैरस एनिमल, तो आप सिंपली आंसर बोल सकते हैं द एनिमल्स दैट गिव्स और दैट प्रोड्यूसेस द एग्स या दैट लेज एग्स। देखो ओवी, ओवी मत यहाँ ओवा, ओवा का मतलब एग मैंने बताया था। सो क्या लिख सकते हैं, द एनिमल्स दैट लेड एग्स, द एनिमल्स दैट लेड एग्स, दैट लेड एग्स। एग्स जो देगा वो कैसा है, वो उस एनिमल्स को किस नाम से हम बोलेंगे, इट इज कॉल्ड द ओवीपैरस एनिमल, क्लियर है। इसमें फिश एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। फिश मालूम है फिश अंडे देती हैं। एम्फीबियंस वेरी इंपॉर्टेंट, एम्फीबियंस, बर्ड्स, बर्ड्स ये सब जो रहेंगे वो सब कैसे जानवर हैं, ओवीपैरस एनिमल्स, क्लियर है। कुछ इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। उसी तरह अगर कोई बोल दे कि नहीं भाई वो जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द यंग वंस, मतलब डायरेक्टली बच्चों को जन्म देती है, अंडे नहीं देती, वो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देती है, दैट इज कॉल्ड द वीवीपैरस, वीवीपैरस एनिमल। क्या कहते हैं बच्चों इसको, वीवीपैरस एनिमल्स, वीवीपैरस एनिमल। सेम डेफिनेशन, वीवी कहने का मतलब वीवा, ये वीवस कहने का मतलब होता है अलाइव। क्या कहते हैं इसको, अलाइव, वीवस। ये वीवी जो आया ये कहाँ से है, वीवस। वीवस का मतलब अलाइव, मतलब जिंदा है ना, अंडे नहीं, लिविंग और डायरेक्टली एक गिव बर्थ टू अ यंग वंस। तो द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू अ यंग वंस आर कॉल्ड वीवीपैरस एनिमल। ह्यूमन बींग्स इसमें डाल सकते हैं, काऊ, बिफेलो, व्हाट एवर यू नो अबाउट इट। तो कभी कभी डिफरेंस आता है लिखने के लिए, दैट यू हैव टू राइट ऑन द डिफरेंस बिटवीन द ओवीपैरस एनिमल एज वेल एज द वीवीपैरस एनिमल। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ओके। तो यहाँ तक अगर हम बात कर लिए, अब आपके पास एक बुक में एक टॉपिक है, हाउ डू हेन्स लेज एग्स। चेक कीजिए, वहाँ तक का टॉपिक हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक या 2 टॉपिक और बचा हुआ है, पेज नंबर 259।
पेज नंबर 259 वहाँ लिखा हुआ है हाउ डू हैंस लेज एग्स, मुर्गी अंडे कैसे देती है। क्लियर। सर हम लिखें क्या इसमें, है ना, वही लिखिए जो मैंने बताया आपको। जैसे ही ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको सिर्फ 2-3 बातों का ध्यान देना, और वो 2-3 बातें वही है जो अभी अभी आपने पढ़ा। सबसे पहले आपको इसका रिप्रोडक्टिव पैटर्न लिखना है। नाउ कमेंट योर आंसर, व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पैटर्न ऑफ एन। पैटर्न मतलब जब भी पैटर्न कोई बोलेगा तो क्या सोचेंगे, सर फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, डेवलपमेंट कैसा होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म्स एंड ओवम्स कहाँ कंबाइन कर रहे थे, बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर या फीमेल बॉडी के बाहर। तो एग्स प्रोड्यूस होना है तो मुर्गी अंडे देती है, यानी मुर्गी के बॉडी के अंदर में स्पर्म्स एंड ओवम्स मीट किए होंगे। सो पहला स्टार्टिंग क्या लिखेंगे, द रिप्रोडक्टिव पैटर्न। पहला लाइन यही रहेगा कहीं भी लिखने का, द रिप्रोडक्टिव पैटर्न ऑफ hen is इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, अंडे प्रोड्यूस करने के बाद जो चिक्स डेवलप होते हैं वो तो बाहर होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट, क्लियर, एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। अब कहानी में समझा दे रहा हूँ, बाकी आप अपने से बना के, पहला लाइन मैंने बता दिया, बाकी सारा कहानी भाई मैं लिख दूंगा जो आप पढ़े हैं और जैसा आपको मालूम। अब आपको मालूम है कि भाई हैन, जो मेल वाला हैन होगा जिसको कॉक कहते हैं, वहाँ की तरफ से आएगा स्पर्म, और हैन की तरफ से आया ओवम। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों मिला तो क्या बना, जाइगोट। अब यहाँ से कहानी समझिए, यहाँ तक तो क्लियर है ना। अच्छा, ये भी मुझे मालूम है कि जाइगोट जो है वो अब बनेगा एम्ब्रायो के रूप में। जाइगोट जो होगा एम्ब्रायो। अब जैसे ही ये जाइगोट से एम्ब्रायो बनने का जो प्रोसेस चल रहा होता है, यहाँ पर डिपोजिशन ऑफ लेयर्स, मेनी लेयर्स ऑकर। आप देखते होंगे जो एग होता है उसके ऊपर में ना खोल, शेल होता है, एग शेल। अरे अंडा देखते हैं, ऊपर का जो खोल होता है वाइट वाला, वो खोल जो है ना वो डिपोजिशन ऑफ लेयर है जाइगोट के बाद। यानी उसके अंदर में, यानी उस खोल के अंदर में जो येलो पार्ट होता है ना वो एक एम्ब्रायो पार्ट है। अगर उसको सही तरीके से रखा जाता तो उससे चिक्स निकलता, अगर वो फर्टिलाइज्ड है तो। क्लियर। तो ये सॉरी, तो डिपोजिशन ऑफ द मेनी लेयर्स ऑकर्स, और बहुत सारा लेयर्स इसके ऊपर इकट्ठा होगा। एग शेल भी उसी का है। अच्छा, ये जो लेयर्स है ना, इसका फॉर्मूला है CaCO3। कैन यू गिव मी द केमिकल नेम ऑफ द CaCO3? कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन इसका कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम कहते हैं कैल्साइट। ये जो CaC, अगर कोई बोलेगा अंडा का जो खोल होता है उसको हम इंग्लिश में एक्शेल बोलते हैं, वो एक्शेल किस चीज़ का बना हुआ है? दैट इज कॉल्ड कैल्साइट। कैल्साइट का फॉर्मूला कोई बोल दे तो CaCO3। इट इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम। क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है, धीरे धीरे पकड़ के बात करेंगे। और इसी खोल के अंदर में वो जो एम्ब्रायो है धीरे धीरे डेवलप होता है। तो डेवलपमेंट तो बाहर हो गया, बॉडी के बाहर, मतलब मुर्गे ने अंडे दे दिया, फिर उस अंडे के अंदर में धीरे धीरे बच्चे डेवलप कर रहे हैं। ये जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट है, इट ऑकर्स इन 21 डेज। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 21 डेज। मतलब मुर्गी के बच्चे अंडे निकलने के बाद, अंडे से मुर्गी के बच्चे अगर निकलेंगे, चिक्स निकलेंगे, तो उसको निकलने में कितना टाइम लगता है? 21 डेज। है ना, एक गाना भी था ना कि मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। तो लाइफ देने के लिए कितने दिनों की ज़रूरत है? 21 डेज। हाउएवर सर्टेन कंडीशंस आर नेसेसरी। एक मिनिमम टेम्परेचर दिया जाता है। ओके बच्चों, ये जो टाइम पीरियड है ना, अच्छा इस टाइम पीरियड में हुआ क्या? क्या एम्ब्रायो चिक्स में डेवलप कर गए? ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये एम्ब्रायो, मतलब द टाइम पीरियड, व्हाट इज द टाइम पीरियड इन विच द एम्ब्रायो डेवलप्स इनटू चिक्स? 21 डेज। और ये जो टाइम पीरियड है इसी को हम बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलते हैं उसको? इनक्यूबेशन पीरियड। अब मुझे डिफाइन करना है इनक्यूबेशन पीरियड। डिफाइन, तो देखो मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, मैंने आपको नहीं बताया लेकिन फिर भी आप देखो खुद से डिफाइन कर सकते हो। देखो मैं कर रहा हूँ, मैंने आपको नहीं बताया ना इनक्यूबेशन पीरियड, सिर्फ मैंने आपको बताया कि भैया ठीक है एम्ब्रायो से चिक्स बनने में 21 डेज लगते हैं, जिसको इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिनों का होता है? 21 डेज का। किसमें? मुर्गी वाले में, हैन वाले में, हैन के एग्स में। तो मैं क्या करूंगा, इफ आई हैव टू डिफाइन इंक्यूबेशन पीरियड, मैं लिखूंगा द टाइम पीरियड इन विच
embryo develops into chicks, CHICK, into chicks is called, what is it called? Incubation period. और ये कितने दिनों का होता है? महीनों का मत लिख देना. Incubation period which is of 21 days. Which is of how many days? 21 days. Which is of 21. Easy. So what is incubation period? वो टाइम जिसमें एम्ब्रायो चिक्स में डेवलप होता है, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. अच्छा, वो अंडा का जो शेल है, एक शेल है, व्हाट इट इज मेड अप ऑफ? किस चीज़ का बना होता है? किस चीज़ का? कैल्साइट का. व्हाट द फॉर्मूला ऑफ कैल्साइट? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट. अब 21 दिन के बाद इसमें चिक्स निकलते हैं. चिक्स ऐसे नहीं निकल गए, हैचिंग करना पड़ता है. मुर्गी उसको तोड़ती है, उसके ऊपर बैठती है, उसको क्रैक करती है. बच्चों, इस क्रैकिंग प्रोसेस को हम कहते हैं हैचिंग. क्लियर? तो आज के बाद अगर ये क्वेश्चन आ जाए, हाउ डू हेन्स लेज एग्स, तो क्या बना के लिख सकते हैं? सबसे पहले क्या लिखेंगे? पैटर्न लिखेंगे, फिर लिखेंगे ये, फिर जैसे ही जाइगोट पे पहुंच जाए लिख देना डिपोजिशन ऑफ द लेयर्स ऑकर्स विच इज मेड अप ऑफ कैल्साइट. द एक्शेल इट इज ऑल्सो अ डिपॉजिटिव लेयर विच इज मेड अप ऑफ कैल्साइट. और आफ्टर दैट व्हेन द एग इज लेड, अंडा जब लेड हो जाता है तो क्या होता है? आफ्टर 21 days with having a suitable certain temperature which is of the incubation period, after undergoing the incubation period, the chicks it produces. ये chicks जो होता है वो प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर है? जल्दी से नोट कर लीजिए. और इसके बाद एक लास्ट बचा हुआ है हमारा फ्रॉग के बारे में. तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. अब एक लास्ट टॉपिक जो बच गया है, पेज नंबर 260, एंड दैट इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस. उसमें एक क्वेश्चंस बार बार आता है और मेटामॉर्फोसिस बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं. दैट सर मेटामॉर्फोसिस होता क्या है? समझ में नहीं आता है. देखो बच्चों, जब किसी भी इंडिविजुअल्स का जन्म हो रहा होता है तो या तो वो ये तो कन्फर्म है कि इट इज़ सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. क्लियर? लेकिन स्टार्टिंग फेज में ना वो थोड़े से अलग दिखने लगते हैं. शुरू में लगता है पता नहीं उसका नाक मुंह आँख कहाँ है, पता नहीं चलता. लेकिन बड़े होके वो एकदम एग्जैक्टली उसी तरह से बनेंगे. क्लियर? तो ह्यूमन बींग्स में तो क्लियर. आपने कभी कोई सुना होगा ना कि आपने देखा होगा आपके घर में जब आपके मामा चाचा बुआ कोई आते हैं, बोलते ना अरे इसकी आंखें तो इसकी मम्मी जैसी हैं, इसका नाक इसके दादाजी जैसा है. लाइक दैट. इन द सिमिलर मैनर जब हम हैन की बात कर लिए हैं, है ना, फ्रॉक की बात अब करेंगे हम लोग. तो हैन में क्या होता था कि जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता था वो डेवलपमेंट अंडे के अंदर होता था और अंडा वो बॉडी के बाहर निकल चुका होता, मतलब एक्सटर्नल डेवलपमेंट. लेकिन फ्रॉग के केस में कहानी अलग है. फ्रॉग में मैंने आपको बताया था, कैन एनीवन ऑफ यू कैन रिमेंबर द रिप्रोडक्टिव पैटर्न ऑफ द फ्रॉग? फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव पैटर्न क्या क्या था? फ्रॉग का अगर रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स पे अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इट इज़ अ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट. पता है ना वो कहानी, पॉन्ड्स वाला. इधर से मेढक आया, है ना, मेल फ्रॉग, इधर से फीमेल फ्रॉग, ये अपना स्पर्म्स इस पॉन्ड में डाल दिया, ये ओवम रिलीज कर दिया, दोनों मिक्सअप हुए और बच्चे का जन्म कहाँ से होने लगा? जो फ्रॉग, नया फ्रॉग जो जन्म लेगा वो कहाँ से ले रहा है? इसी पॉन्ड से निकल रहा है. किसी के बॉडी के अंदर से नहीं, इसी के पॉन्ड से, लेक से, जिस जगह पे पानी जमा होता है उस जगह से. तो ये जो जर्नी है ना, ये जो डेवलपमेंट का जो जर्नी है, छोटे से अडल्ट तक में आना, इसमें बहुत तरह के चेंजेस नजर आते हैं. ये जो डिफरेंट चेंजेस होते हैं इसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. इसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. क्लियर है सबको? तो हम क्या लिख सकते हैं? मार्क चेंज इन द स्ट्रक्चर. देखिए एक वर्ड आता है हमारे पास, मेटामॉर्फोसिस. मैं बहुत बड़ा वर्ड यूज़ नहीं करूंगा, एकदम छोटे मोटे चीज़ों से आप समझ लीजिए. अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, अदरवाइज आप किसी और वीडियो पे भी स्विच कर सकते हैं. मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ कि हाँ भाई ये होता क्या है. इफ़ यू विल राइट सच टाइप ऑफ द डेफिनेशंस यू कैन गेट द मार्क्स इजीली. तो आप लिखेंगे क्या? अ मार्क्ड चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड हैबिट्स. अ मार्क्ड मतलब जिसको हम नोटिस कर सकें. अ मार्क्ड चेंज in the structure and habit of living organisms during their life cycle is called
is called, what is it called? Metamorphosis is called metamorphosis is called metamorphosis। और जहां भी मेटामॉर्फोसिस कोई पूछ देना तो तुरंत पहुंच जाना फ्रॉग में पहुंच जाना, मतलब फ्रॉग का ही ये जरूर पूछ रहा है, बात खत्म। होता सिर्फ फ्रॉग में नहीं, बटरफ्लाई में भी होता है। फ्रॉग के अलावा और कहाँ हो सकता है मेटामॉर्फोसिस? बटरफ्लाई, बट आपके सिलेबस में वो है नहीं, इसलिए हम लोग छोड़ दे रहे हैं। फ्रॉग के बारे में बात करते हैं। तो याद करो, मैंने कुछ कहानी बताया था। क्या बताया था? एक पॉन्ड है, यहाँ से आया मेल फ्रॉग, है ना, मेल फ्रॉग, यहाँ से आया यहाँ से आई फीमेल फ्रॉग। अब यहाँ पर इसने ओवम रिलीज़ किया, इसने स्पर्म्स रिलीज़ किया, दोनों रिलीज़ होके इस जगह पर जाइगोट बना। अच्छा, जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होके एम्ब्रायो बना होगा, एम्ब्रायो धीरे धीरे बड़ा होके फॉइटस बना होगा। बच्चों वो जो बना ना एम्ब्रायो जो डेवलप, उसको कहते हैं हम टैडपोल। क्या कहते हैं उसको? टैडपोल। मतलब फ्रॉग के केसेस में अब उसको हम फॉइटस नहीं बोल के अब क्या बोलेंगे? टैडपोल बोलेंगे। क्लियर? टैडपोल। क्लियर? ठीक। अब टैडपोल, अब देखो टैडपोल से और टैडपोल क्या है? एम्ब्रायो ऑफ द फ्रॉग जो बन के वहां तैयार हुआ। टैडपोल से क्या बनना है इसको? अडल्ट फ्रॉग बनना है। टैडपोल से क्या बनना है इसको? अडल्ट फ्रॉग बनना है। तो टैडपोल से अडल्ट फ्रॉग बनने के बीच में ये इसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए, या इसके हैबिट में क्या क्या चेंजेस हुए, इसकी आदतों में कौन कौन सा चीज चेंज हुआ, इसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अ मार्क्ड चेंज, मतलब नोटिस होना चाहिए वो चेंज, लोग तो नोटिस करेंगे ही। अ मार्क्ड चेंज इन द स्ट्रक्चर में भी, बॉडी पार्ट में भी, एंड हैबिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। ये उनका लाइफ साइकिल, लाइफ यहीं से स्टार्ट हुआ। एम्ब्रायो डेवलप हो तो लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गया फ्रॉग बनने में। और यही क्वेश्चन आपके बुक्स में दिया हुआ है, जिसका क्वेश्चन नंबर है आई थिंक कि सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 1। ये हर बार आता है, इस बार भी आएगा। सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन मेटामॉर्फोसिस, और उसका सेकंड पार्ट लिस्ट एनी फोर दिया ना, 4 तो नहीं लिखा लिस्ट द चेंज, लेकिन पिछले बार जो बोर्ड एग्जाम था उसमें लिखा था लिस्ट द 4 चेंजेस। और वो 4 चेंजेस बच्चों को याद नहीं रहता, वो 4 चेंजेस याद नहीं रहता, और इसी के चलते उनके मार्क्स कट जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस तो याद हो गया सर कि लाइफ साइकिल में अगर कोई मार्क्ड चेंज हो रहा है जो कि या हैबिट में या फिर उसके स्ट्रक्चर में, तो इसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। लेकिन नई चीजें क्या, कौन सी वो 4 चीजें हैं जो टैडपोल से फ्रॉग बनने में चेंजेस होते हैं? तो सबसे पहला, टैडपोल आप देखते होंगे ना कुछ ऐसा पूंछ वाला नजर आता है, लेकिन फ्रॉग का तो पूंछ नहीं होता। तो देखो लिस्ट दीजिए, इसको मिटाते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पीछे करके फिर से ले जाइए और नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए तो चेंजेस कौन कौन से हैं ना, मैं चेंजेस के बारे में सिर्फ आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला टैडपोल का ये जो टेल्ड होता है ना, तो मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, अ टेल्ड टैडपोल, है ना, पूंछ वाला टैडपोल। अ टेल्ड टैडपोल चेंजेस इनटू टेललेस मतलब पूंछ हट गया, टेललेस फ्रॉग हो गया पहला पॉइंट। दूसरा अच्छा, अगर ये पानी में, ये सब टैडपोल जो है पानी में तैर रहा होता है ना, तो पानी में सांस लेने के लिए क्या लंग्स चाहिए या गिल्स चाहिए? मछलियां अगर पानी में तैरती हैं तो उसको गिल्स होता है या लंग्स होता है? गिल्स होता है। वेरी गुड। तो इसका मतलब जब टैडपोल था तब तो ये पानी में था, है ना, स्पर्म्स और ओवम पानी के अंदर ही कंबाइन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो उस समय उसके गिल्स थे। अब गिल्स जो है, अब लेकिन मेढक तो जमीन पे भी आता है, जमीन पे आने के लिए यानी हवा में सांस लेगा, तो उसके लिए लंग्स चाहिए। तो यानी टैडपोल का जो गिल्स है इट कन्वर्ट्स इनटू लंग्स, हो गया दूसरा पॉइंट। क्या लिखेंगे, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, देखिए इसमें लिखेंगे क्या, सेकेंड पॉइंट, गिल्स ऑफ टैडपोल कन्वर्ट्स इनटू लंग्स, किसमें? इन अडल्ट फ्रॉग। क्लियर है? तीसरा थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, मैं इसको मिटाता हूं, इरेजर। देखिए तीसरा में क्या होता है कि
इनके पिछले वाले पाँव, अब देखो इसमें हाथ पाँव नज़र नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एक पूंछ जैसा नज़र आएगा। तो इसमें क्या होता है कि उनका पैर, लेग्स वो डेवलप होते हैं। बच्चों पीछे वाले पैर को बोलते हैं हिंड लेग्स, HIND हिंड लेग्स, और सामने वाले को बोलते हैं फ्रंट लेग्स। सामने वाले को हम क्या बोलते हैं? फ्रंट लेग्स, हिंड लेग्स एंड फ्रंट लेग्स। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि द मेटामॉर्फोसिस जो जनरली जो होता है, थर्ड नंबर, मेटामॉर्फोसिस begins with development of hind legs, HIND hind legs, हिंड मतलब पिछला पाँव, फॉलोड बाय मतलब पहले पिछला वाला पाँव डेवलप होगा और उसके बाद धीरे धीरे फॉलोड बाय फ्रंट लेग्स, उसके बाद सामने वाला पैर जो होगा वो डेवलप होगा। यानी मेटामॉर्फोसिस का सबसे पहला मार्ग स्ट्रक्चर यही है। मैंने थर्ड नंबर पे लिख दिया वो अलग बात है, पर सबसे पहला मार्ग्ड मतलब जिसको हम नोटिस कर सकते हैं वो यही है। यानी जो पूंछ वाला टेल आपका टैडपोल होगा वो कन्वर्ट होके उसके पैर जो होंगे पिछला पाँव आना शुरू होगा और धीरे धीरे करके उसके सामने वाले पाँव भी डेवलप करने लगेंगे। एंड द फोर्थ वन, intestine gets shortened for carnivorous diet, carnivores क्या होता है बच्चों? कार्निवोर्स एनिमल आपने पढ़ा होगा, द एनिमल्स दैट ईट फ्लैश। तो जो मेढक होता है देखते हो वो इंसेक्ट्स को पकड़ पकड़ के या दूसरे जानवरों को, छोटे छोटे जानवरों को खाता है, मतलब वो फ्लैश खाता है। तो फ्रॉग इज अ कार्निवोर्स एनिमल, याद रखिएगा। तो कार्निवोर्स एनिमल की एक खास बात है, जो मांस खाते हैं ना उनकी एक खास बात है कि जो उनके इंटेस्टाइन होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये सेट हो गया ना कि सर स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटा इंटेस्टाइन। नहीं, हमारे बॉडी में नाम है स्मॉल, काम सबसे बड़ा वही है। अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो जब हम यहाँ पढ़ते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन, सिर्फ उसका नाम है स्मॉल, सबसे बड़ा साइट ऑफ डाइजेशन वही है। यानी क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में द लार्जेस्ट साइट ऑफ डाइजेशन कौन सा होता है? साइट मतलब प्लेस, जगह। अभी लिखा था साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट, याद करो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था यहाँ पे। तो वो कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बच्चों जो आपके कार्निवोर्स एनिमल होते हैं उनके इंटेस्टाइन छोटा है, इसलिए उनको मांस जल्दी पचता है। हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन बहुत बड़ा है, इसलिए मांस बहुत देर से पचता है या डाइजेस्ट होता है। इसलिए ट्राई करना चाहिए कि हम जितना नॉन वेज से दूर रह सकें। क्लियर है? बाकी आपकी मर्जी। ये चार बातों को अगर आप लिखेंगे तो मेटामॉर्फोसिस का लिस्ट द 4 चेंजेस हो जाएगा, सेक्शन ई का पहला नंबर क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? तो ये पूरा टॉपिक रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का आपका क्लियर हो गया। आई होप आप ये सारी चीज़ें अपने आप से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। एग्ज़ाम्स बहुत ही सामने आने वाले हैं, पूरा फोकस रहिए कि हाउ टू गेट मोर एंड मोर मार्क्स, और प्लीज़ नॉलेज के लिए इसको पढ़िए। ऐसा नहीं है कि बस आप देखें और कुछ ना लिखें। क्लियर है? तो पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।